हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल केमिस्ट्री में। जहां पर हम लोगों ने शिफ्ट वन जो आपके पास में 27 जनवरी का पेपर था वो डिस्कस कर लिया था केमिस्ट्री का। नाउ अब बात करते हैं शिफ्ट टू की, जो कि इवनिंग शिफ्ट थी। अगर पेपर के ओवरव्यू के बारे में आप पूछो तो शिफ्ट वन का पेपर थोड़ा ज़्यादा ईजी था। इसके अंदर आपके पास में बेसिक कॉन्सेप्ट ज़्यादा पूछे गए थे डायरेक्ट एनसीईआरटी में से। यहाँ पर भी वैसा ही है, टफ नहीं है। बट हाँ, अगर बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो जहाँ शिफ्ट वन में आपके जीओसी के ऊपर डिपेंडेंसी को ज़्यादा दिखाया गया था, वहीं शिफ्ट टू के अंदर जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी वो आपकी क्लास 12 से ज़्यादा रिलेट करवाई गई थी। इसके अलावा फिजिकल केमिस्ट्री की बात करते हैं तो फिजिकल केमिस्ट्री यहाँ पर आपके पास में बिल्कुल एक्सपेक्टेड क्वेश्चन तो नहीं वाले थे। मतलब जैसे हर बार का एक फिक्स क्वेश्चन होता है कि भैया ये तो आना ही होता है फिजिकल केमिस्ट्री में से, ऐसे क्वेश्चन कम थे। बट हाँ, क्वेश्चन ईजी थे एज कंपेयर टू पेपर वन की आप बात करते हो उससे। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हो तो लगभग सेम लेवल पर ही चली है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, या बोला जाए सेम लेवल नहीं, थोड़ा सा मॉडरेटेड लेवल। तो जी हाँ, सेकंड शिफ्ट आपके पास में थोड़ा सा लेवल जो आपका फर्स्ट शिफ्ट था उससे तो थोड़ा सा टफ ही था। चलो छोड़ो, ये तो बात की बात है। अभी हम लोग देख लेते हैं कि पेपर इसके अंदर कैसा दे के रखा हुआ था, इसका क्या सॉल्यूशन था। तो भैया हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास दे के रखा है, द क्वांटिटी विच चेंजेस विद टेम्परेचर। आपके एनसीईआर जब भी आप लोग सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ते हो तो ये वाला क्वेश्चन हर बार आपको करवाया जाता है। टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स ये पढ़ाया जाता है आपके पास में। तो सिंपल सा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स आपको बतानी थी। मोलैलिटी होती है, क्यों मोलैलिटी होती है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स? क्योंकि आप लोगों ने ये पढ़ के रखा हुआ है कि भैया मोलैलिटी ऐसी टर्म होती है जहां पर वॉल्यूम नहीं आता है, तो जिसमें वॉल्यूम नहीं आएगा वो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो पहला वाला परमैग्नेट है, फिर सल्फेट है, फिर ब्रोमीन का ऑक्साइड है। तो फर्स्ट सेकंड और फोर्थ वाले तो बिल्कुल भैया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते ही हैं। इसके एग्जांपल आपने बहुत सारे पढ़ के रखे हुए हैं। तो बच गया कौन? एक नाइट्राइड बच गया, N3 नेगेटिव वाला। फिर आपके पास में बता के रखा है थर्ड क्वेश्चन। आई थिंक ये सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। क्यों? क्योंकि आपके पास में जो ग्रुप दे के रखा है उसको हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवानी है इन कोल्ड जो मीडियम रहता है उस पे। ठीक है, कोल्ड सिचुएशन पे करवाना है। अब देखो ये क्यों इजी है, क्योंकि यहां पर आपको साफ दिखाई दे रहा है ये टर्शरी हाइड्रोकार्बन है। यहां से जब आप बॉन्ड को ब्रेक करना ही पड़ेगा, हाइड्रोजन आयोडाइड है, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। टर्शरी वाले ज्यादा अच्छे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करते हैं। तो अब यहां पर सबसे सिंपल काम ये हो गया कि पॉजिटिव वाला हाइड्रोजन जो होगा वो आ जाएगा ऑक्सीजन के साथ, जिससे बनेगा फिनोल। और जो आयोडीन होगा ये टर्शरी कार्बन के साथ में चला जाएगा। सो आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट वाला। ये हो गया सिंपल, बहुत ईजी क्वेश्चन था। Now question number 4, identify the following species in which D2sp3 hybridization shown by central atom। D2sp3 के लिए क्या चाहिए? स्ट्रॉन्ग लिगेंड की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए जो कि अंदर की तरफ इलेक्ट्रॉन को पुश कर दे। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो फ्लोरीन, अमाइन और क्लोरीन दे के रखा हुआ है। तो इसमें इजी ऑप्शन था जो ऑप्शन नंबर 3 है, जहां पर आपके पास में अमाइन दे के रखा हुआ है। तो यही आपके पास में क्या कर सकता है? अंदर की तरफ पुश कर सकता है, बिकॉज ऑफ किसके? स्ट्रॉन्ग लिगेंड की वजह से। तो सिंपल था। फिर फिनोलिक ग्रुप कैन बी आइडेंटिफाई बाय अ पॉजिटिव। देखो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है सीधा। लुकास टेस्ट आपके पास में अल्कोहल के लिए रहेगा। उसी तरह से कार्बिल अमाइन टेस्ट दे के रखा हुआ है, तो अनडाउटेडली आपको पता ही है कार्बिल अमाइन 10 बार पढ़ के रखा है। टॉलेंस रिएजेंट रहता है अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में। टॉलेंस और फेलिंग सॉल्यूशन का बहुत ज्यादा जिक्र किया जाता है बिकॉज ये होते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आपके पास में अगर बात करते हैं फिनोल ग्रुप की, तो एक ही बचा हुआ है जो कि क्या होता है? ये होता है थेनाइन टेस्ट या थेलाइन टेस्ट इसको कहा जाता है, जिससे आपके पास में क्या मिलता है? फिनोफ्थेलाइन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये भी आपके पास डायरेक्टली मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था, अगर आपको पता है तो सॉल्व हो जाएगा, इजी था। नाउ बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो विच स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन इंटैक्ट आफ्टर कोगुलेशन ऑफ एग वाइट ऑन बॉइलिंग। तो एग वाइट को बॉईल करने पर आपके पास में कौन सा स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, वो इंटैक्ट करता है? तो भैया सिंपल सा आंसर है प्राइमरी वाला, क्योंकि बाकी सारे क्या करते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड से वहां पर जुड़े हुए रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द सेकंड होमोलोगस सीरीज। अब होमोलोगस सीरीज भैया मतलब ऐसा क्वेश्चन इन लोगों ने देके रखा हुआ था जो 10th क्लास वाले बच्चों को भी पढ़ाया जाता है। होमोलोगस सीरीज क्या होती है? तो होमोलोगस सीरीज ऐसी सीरीज होती है जब आपके पास में डिफरेंस जो होता है ना वो क्या होता है? सेम होता है। जनरली ये जो डिफरेंस देखा जाता है ये देखा जाता है आपके पास में CH2 के रूप में। तो ऐसी सीरीज जहां पर सेम नंबर ऑफ एटम्स को आप बढ़ाते चले जाते हो और एक सीरीज बनाते चले जाते हो, दैट इज दे आर कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। 4 ऑप्शन देके रखे हुए हैं। पहला वाला है आपके पास में कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर आपके पास में देके रखा हुआ था CH3CH2 अगेन, या फिर ये क्या है? CH3CH2। यहां पर क्या हो जाएगा आपके पास भैया? 3 कार्बन हो जाएंगे। पहले वाले में 2 कार्बन थे आपके पास में,
फिर उसके बाद में भैया ऐसे 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 करके सीक्वेंस चल के रखा गया है। अब देखो यहाँ पर आप बात करते हो कि यहाँ सर कौन सा आंसर हो जाएगा, तो मेरे हिसाब से ये आप लोगों के लिए बहुत आसान होना चाहिए। फर्स्ट वाला ही इसका आंसर होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास में फॉर्मिक एसिड है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, HCOOH हो जाएगा, और उसी पे अगर आप यहाँ पर CH2 को ऐड कर देते हो तो CH2 को ऐड करने पर क्या मिल जाएगा आपको मिल जाएगा CH3COOH मिल जाएगा, जो कि सेकंड वाली टर्म हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप सो ये आपके पास में इजी हो जाएगा फिर, और आगे तो कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। CH2 वगैरह आप करते चले जाओगे तो आपके पास में क्या हो जाएगा, ये बनता चले जाएगा। ठीक है, फिर अगले बार क्वेश्चन क्या दे के रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव SN1। ठीक है, SN1 यहां पर कौन नहीं दे सकता। अब SN1 के रिगार्डिंग आप लोग जो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो वो पढ़ते हुए आ रहे हो कि टर्शरी वाले बहुत अच्छे SN1 देते हैं, उसके बाद में सेकेंडरी कार्बोकेटायन, और लास्ट में क्या हो जाता है, प्राइमरी वाले कार्बोकेटायन। अब यहां पर बात करते हो कि भैया प्राइमरी की कहानी आप देखो, तो भैया प्राइमरी वाले में तो यहां पर आपको साफ दिखाई दे रहा है कि भैया ये भी आपके पास में 1 डिग्री आ रहा है, ये भी आपके पास 1 डिग्री आ रहा है, ये भी 1 डिग्री आ रहा है, और ये आ रहा है 3 डिग्री। तो फोर्थ वाला तो बहुत अच्छे से देगा, परंतु जो मेन युद्ध है यहां पे वो है बिटवीन फर्स्ट सेकंड और थर्ड के। फर्स्ट सेकंड थर्ड के युद्ध के बीच में अगर आप बात करते हो तो प्राइमरी वाले वो मुश्किल तो होती है देने में, बट फिर भी वो लोग क्या कर सकते हैं, SN1 दे सकते हैं। परंतु शर्त यहां पर यह है कि SN1 के लिए आपको चाहिए कार्बोकेटायन। अब यहां पर लफड़ा किस पे आता है, लफड़ा आता है आपके पास में जो थर्ड वाला ऑप्शन है ना, इस पे। थर्ड वाले ऑप्शन पे लफड़ा इस वजह से आता है क्योंकि जैसे ही आप यहां पर से इस हेलोजन ग्रुप को रिमूव करोगे, SN1 है तो ऑब्वियस बात है रिमूव करना पड़ेगा, तो रिमूव करने पर आपका जो ग्रुप मिलेगा वो मिलेगा CH3CH डबल बॉन्ड CH, और यहां पर आएगा कार्बोकेटायन। परंतु कार्बोकेटायन के जस्ट बगल में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होने की वजह से यहां पर होगी इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग, और इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग से यहां पर आपके पास में ये भी तो फॉर्म हो सकता है, दैट इज CH डबल बॉन्ड यहां पर हो जाएगा आपके पास में दिस वन। अरे डबल बॉन्ड क्यों लगाना, यहां पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहां पर क्या हो जाएगा आपके पास में ये बैलेंस हो जाएगा। ये आपके पास में बोला कि भैया इलेक्ट्रॉन जो हो जाएंगे इधर शिफ्ट हो जाएंगे, तो कार्बोकेटायन यहां पर अनस्टेबल है, तो कार्बोकेटायन के अनस्टेबल होने की वजह से जो थर्ड वाला है वो आपके पास में यहां पे टेस्ट नहीं दे पाएगा। तो बस इतनी सी कहानी है। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा भैया हमारे पास में, थर्ड वाला। नाउ बात कर लेते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9, इन विच ऑल हैव D10 कॉन्फ़िगरेशन इन देयर ग्राउंड स्टेट। D10 कॉन्फ़िगरेशन आपके पास में जो निकल कर आती है वो निकल कर आती है जो आपके पास में D ब्लॉक एलिमेंट के सबसे लास्ट वाले एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, लास्ट के जो 2 कॉलम होते हैं ना, जो कौन कौन से रहते हैं, कॉपर वाला एक कॉलम रहेगा और एक जिंक वाला कॉलम रहेगा। तो कॉपर जिंक को सबसे पहली फुर्सत में आप लोगों को यहां पर देखना है, तो कॉपर और जिंक एक साथ फर्स्ट वाली वैल्यू पे आ गए हैं, और उसी के नीचे क्या होता है, कैडमियम भी होता है और सिल्वर भी होता है। तो बस ये हो गया हमारे पास में सॉल्व। ठीक है, तो बस इतनी सी कहानी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 वाले पे बात कर लेते हैं भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास में बोलता है कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी आपको बतानी है। अब देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी आप कैसे पता करोगे। पहली बात, रेजोनेंस के रिगार्डिंग अगर आप इस पे देखते हो तो सबसे ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सा है, फर्स्ट वाला। क्यों, फर्स्ट वाले की खासियत यह है कि इसके पास में कोई भी चार्ज नहीं होने की वजह से इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग यहां पर बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं हो पा रही है, और हमें पता है कि भैया जब ऐसा होगा कि फ्रीक्वेंटली शिफ्टिंग नहीं होगी तो इस सिचुएशन पे वो सबसे स्टेबल होगा। तो फर्स्ट वाला आपके पास में क्या हो जाएगा, सबसे स्टेबल हो जाएगा। अब आप बात करते हो कि भैया फर्स्ट वाला रहेगा, तो फर्स्ट वाले 2 ऑप्शन में दे के रखें, एक ऑप्शन नंबर 1 है, एक ऑप्शन नंबर 3 है। तो इस सिचुएशन पे क्या किया जाए, तो भैया अब सेकंड और थर्ड को देख लेते हैं। सेकंड वाले और थर्ड वाले में जब आप यहां पर देखते हो तो यहां आप लोगों को यह दिखाई देगा कि जो थर्ड वाला ऑप्शन है, जरा देखना, थर्ड वाले ऑप्शन में क्या है, यहां पर कार्बोकेटायन फॉर्म होकर रखा हुआ है, जिस वजह से यहां पर कार्बन की जो वैलेंसी है वो नॉट कंप्लीटेड, और कार्बन की वैलेंसी अगर कंप्लीटेड नहीं है तो ये क्या होगा, हाईली अनस्टेबल होगा। तो 2 वाला आपके पास में अगर देखा जाए तो भैया ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। फिर आप 3 वाले की बात करते हो तो 3 वाला क्या होगा, सबसे अनस्टेबल हो जाएगा। यहां पर थोड़ा सा लिखने में इन्होंने कर दिया है, ये थर्ड ऑप्शन है, तो थर्ड वाला सबसे अनस्टेबल होगा। उससे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा, थोड़ा सा सेकंड वाला हो जाएगा। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास में, फर्स्ट वाला। तो बस इस तरह से इसके आंसर देखने रहते हैं। नाउ अब हम लोग बात कर लेते हैं भैया, अगला क्वेश्चन कहाँ गया, हाँ ये वाला।
क्वेश्चन नंबर 11 का ऐसी कहानी है कि आई थिंक ये तुम लोगों ने मैक्सिमम एग्जामिनेशंस में पढ़ के रखा होगा। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं और ये प्रीवियस ईयर में कई बार पूछ के रखा गया है। आपके पास में डाइबोरेन है और टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन है, पेरोक्साइड है। पेरोक्साइड अगर मौजूद होगा तो ऑब्वियस बात है ये खराश इफेक्ट को जनरेट करेगा, या फिर बोला जाता है एंटी मार्कोनिकोव को जनरेट करेगा। एंड हाइड्रोक्सी ग्रुप है आपके पास में, तो बस करना कुछ नहीं है, डबल बॉन्ड आपके पास में जो प्रेजेंट होगा, सिंपली डबल बॉन्ड को क्या करना पड़ेगा, यहां पे ब्रेक डाउन करना पड़ जाएगा। बस रे भैया, इतनी सी कहानी यहां पे होगी। डबल बॉन्ड को ब्रेक डाउन करो और आपके पास में क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, हाँ जी, तो थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ गया था भैया, बैटरी खत्म हो गई थी हमारे माइक की, तो इस वजह से दोबारा से इसको कर रहे हैं चालू। 11th वाला क्वेश्चन अगेन बहुत इजी क्वेश्चन है। आपके पास में पेरोक्साइड इफेक्ट है, साथ ही साथ में यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी। खराश है तो वैसे इलेक्ट्रॉन जाना इधर चाहिए था, परंतु खराश इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन जाएगा इधर, जिस वजह से ये होगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा आपके पास में नेगेटिव। तो इस सिचुएशन पे जब आप इसको फर्स्ट टाइम पर देखोगे तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, फर्स्ट टाइम पे प्रोडक्ट बनेगा आपके पास में पीएच, फिर क्या चल रहा है हमारे पास में, ये हो जाएगा CH2, फिर यहाँ पर आएगा आपके पास में CH2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा OH। इस तरह का ग्रुप आपके पास में बन जाएगा। अब आपने यहाँ पर क्या मिला के रखा है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड मिला के रखा हुआ है। तो जैसे ही आप यहाँ पर हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr मिलाते हो, ब्रेक डाउन होगा, ब्रोमीन रिप्लेस कर देगा किसको, ब्रोमीन रिप्लेस कर देगा आपके पास में हाइड्रोक्साइड को, और यहाँ से वाटर हो जाएगा बाहर। तो अब जो प्रोडक्ट आपके पास में फॉर्म होगा सेकेंड वाला, ठीक है, तो सेकंड वाला फॉर्म क्या हो जाएगा आपके पास में, ये बन जाएगा PH सिंगल बॉन्ड CH2, फिर आ जाएगा आपके पास में CH2 और यहां पर क्या आ जाएगा आपके पास में ब्रोमीन आ जाएगा। फिर आपने क्या मिला के रखा है, अरे भैया सिंपल सा है। अब तो यहां पर तुम्हारे पास में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आ जाएगा, यहां पर मिला है Mg, तो ये हो जाएगा PH CH2 और ये हो जाएगा MgBr। और उसके बाद में क्या कर दिया है, यहां पर तुमने इसमें मिला दिया फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, फॉर्मेल्डिहाइड मिला दिया। तो अगेन तुम लोगों ने यहां पर क्या कर दिया है कि एक और कार्बन ग्रुप को यहां पे अटैच करवा दिया। ठीक है, तो होगा क्या, अब जो फाइनल कार्बन आपके पास में प्रोडक्ट वाला बनेगा वो बनेगा PH CH2 और यहां पर आ जाएगा CH2 एंड OH। ठीक है भाई साहब, ये वाली कहानी आपके पास बन जाएगी। तो ये बन जाएगा आपके पास में CH2OH। कहाँ गया कलर, आजा, CH2OH। तो बस इतनी कहानी है। तो यहां पर चेन एक्सपांशन वाली रिएक्शन थी आपके पास में, इजी रिएक्शन है, आप लोग को खुद को पता चल जाएगा। फिर इसके बाद में अगला है क्वेश्चन नंबर आपके पास में 12, द टेक्निक यूज फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ स्टीम वोलेटाइल वाटर इमिसिबल सब्सटेंस इज। अब देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग के पास में देके रखा हुआ है, आई थिंक इसके नाम में ही सब कुछ छुपा है। इसका क्या हो जाएगा आंसर, स्टीम डिस्टिलेशन, अनडाउटेडली, सिंपल था रे भाई। फिर उसके बाद में आपके पास में देके रखा है, अगर चेंज इन इंथैल्पी और एंट्रोपी आपके पास में प्रोसेस और रिएक्शन आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ log 1/k। टेम्परेचर है 300 केल्विन। अब log 1/k कहां पर आता है भैया, ये आता है आपके पास में गिब्स फ्री एनर्जी वाले फॉर्मूले से, तो वहां गिब्स फ्री एनर्जी वाला फॉर्मूला भी हमको यूज करना पड़ेगा। अब देखो पूरी तरह से सॉल्व कर लेते हैं। अब यहां पर जब आप इसको सॉल्व करने जाते हो तो सॉल्यूशन कहां से बनता है, सबसे पहले आप बोलोगे सर हमें पता है डेल्टा G इज इक्वल टू होता है डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, ये इसके लिए फॉर्मूला होता है। डेल्टा H की वैल्यू आपके पास में कितनी देके रखी थी, ये देके रखी हुई थी 77.2, तो मैं लिख देता हूं 77.2 ये देके रखी हुई थी। टेम्परेचर देके रखा हुआ है आपके पास में 300 केल्विन का, और लास्ट में जो आपके पास में एंट्रोपी थी तो वो कितनी देके रखी है, 48 देके रखी हुई है। अब देखो जो इंथैल्पी है वो किलो जूल में है और एंट्रोपी सिर्फ जूल में है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा 48 इंटू 10⁻⁻3। तो नॉर्मल से उसको क्या कर दिया हम लोगों ने, किलो जूल में कन्वर्ट कर दिया। तो बस ये वाली कहानी रहेगी। सब कुछ काट पीट के जब आप सॉल्व करोगे ना, तो आपका जो आंसर निकल कर आ रहा था, ये निकल कर आ रहा है आपके पास में 0 पॉइंट नहीं आ रहा था, एक सेकेंड, यहां पर जब आप इसको 77, हाँ ये आ रहा है आपके पास में 77.2 माइनस आपके पास आ रहा है 14.4, जिसको सॉल्व करने पर आ रहा है 62.8 किलो जूल। ये डेल्टा जी की वैल्यू आ रही थी। अब हम बोलेंगे कि सर डेल्टा जी का एक और फॉर्मूला हमें पता है, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी माइनस का 2.303, ये वाली वैल्यू तुम लोग को पता ही होगी। साथ ही साथ में क्या होता है आपके पास में RT log K, ये वाला फॉर्मूला इसके लिए होता है। तो बस इस वाले फॉर्मूले में आपको log K की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि उसने कौन सी वैल्यू पूछ के रखी थी, उसने पूछ के रखी log 1/k की वैल्यू पूछ के रखी। तो हम log K निकाल देंगे, उसके बाद में क्या कर देंगे 1/k, यहां पर आपको इसको
बना देंगे। तो सिंपल, तो जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो ये 62.8 आ रहा है। मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूं, log k इज इक्वल टू, हमारे पास में आ रहा है माइनस का, विच इज इक्वल टू आ रहा है 62.8 था ना, हाँ 62.8 था। ये आ रहा है 62.8, जस्ट उल्टा पुल्टा करना है और कुछ नहीं। 62.8 डिवाइडेड बाय 2.303 मल्टीप्लाइड बाय 8.314, टेम्परेचर है आपके पास में 300 केल्विन का। दैट्स इट। अब जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो थोड़ा सा लॉग की प्रॉपर्टी है, JW वाले बच्चे हो तो लॉग तो आता ही होगा। तो ये हो जाएगा आपके पास में log k इनवर्स विच इज इक्वल टू, इसको पूरा आप सॉल्व करते हैं तो यह आता है 10.9, ठीक है। और यहां पर जब आप इसको log k इनवर्स को सॉल्व करते हो तो वो क्या हो जाता है 1/k। और वैसे ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन में 11 आंसर देके रखा हुआ था, तो 10.9 अप्रॉक्सीमेटली क्या हो जाएगा आपके पास में 11 हो जाएगा। तो ये रहा इसका आंसर। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास में देके रखा था, जिसमें बोल के रखा था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट यहां पे करेक्ट होने वाला है। अब देखो यहां पर जो ये सैलरियम वाली किस्से देके रखे हुए हैं ना, इस किस्से के अकॉर्डिंग अब आपको क्या होगा, जो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज थी वो हेल्पफुल रहने वाली है। क्योंकि यहां पे जब आप सैलरियम को बोलते हैं कि क्या ये Ce4 पॉजिटिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, या फिर आपके पास में नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, या फिर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला। रीजन, अगर आप Ce+4 को Ce+3 में कन्वर्ट करते हो तो वैल्यू आती है प्लस का 1.74, ठीक है। तो जिस वजह से क्या हो जाएगा, ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इस बात को रिप्रेजेंट करेगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन को गेन करने पर इसने क्या करके रखा हुआ है, प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट देके रखी हुई है। तो बस रे भैया, क्वेश्चन इजी। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं। ये बोलता है ऑक्सीजन इज ऑलवेज प्रेजेंट इन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। नहीं भाई साहब, ऑक्सीजन हमेशा -2 पे नहीं होता है। ये आपके पास में हाफ वाला जो पार्शियल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, रेजोनेंस में आप लोगों ने देख के रखा हुआ है O3 के, तो वहां पर वो भी शो करता है। इसके अलावा ये -2, -1, -1/2 और +2 और 0 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। सो फॉर दैट रीजन आपके पास में पहला वाला स्टेटमेंट है फॉल्स। अब ये बोलता है स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप नंबर 16। ग्रुप नंबर 16 क्या होगा, ग्रुप नंबर 16 जस्ट हैलोजन से पहले वाला ग्रुप आपके पास में रहता है, जो कि आपके पास में क्या करता है, कौन सा वाला ग्रुप है भैया, आपके पास में हैलोजन आता है फ्लोरीन से। फ्लोरीन के पहले कौन आ जाएगा, ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन वाले ग्रुप में ये बोलता है कि जो स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ऑफ +4 से +6 डिक्रीज होती है डाउन टू द ग्रुप। सही है, बिल्कुल सही है, +4 से +6 पे होता है। तो सेकंड वाला स्टेटमेंट क्या है आपके पास में भैया, सेकंड वाला स्टेटमेंट आपके पास में करेक्ट है। तो फोर्थ वाला आंसर हो जाएगा। ये तो सिंपल सा पीरियोडिसिटी के लॉ के ऊपर ही बेस्ड था। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं, जो बोलता है कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। सीक्वेंशियल रिएक्शन है, मैंने बोल के रखा था ना इस बार के पेपर में आपको ये सीक्वेंशियल रिएक्शन वगैरह काफी दे के रखी गई है। तो सीक्वेंशियल रिएक्शन में आपके पास में दे के रखा है डाइक्लोरो ग्रुप है आपके पास में, साथ ही साथ में आपके पास में ब्यूटेन है, बीच में एक्सेस में अमोनिया मिला के रखा हुआ है, कोई प्रोडक्ट बना A, फिर उसको बेस के साथ मिलाया B + H2O + NaCl का यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया। क्या हुआ है क्या नहीं देख लेते हैं। अगर आप अमोनिया की बात करते हो तो नाइट्रोजन के पास में होती है लॉन पेयर, जबकि क्लोरीन होते हैं नेगेटिव। क्लोरीन है भूखा इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन की भूख कौन मिटाएगा, यहां पे नाइट्रोजन मिटाता है। अरे सिंपल सा है, क्लोरीन की भूख यहां पर नाइट्रोजन को मिटानी है, तो नाइट्रोजन जब इसकी भूख मिटाने जाएगा तो मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दूं, ये बनाएगा Cl, यहां पर आएगा CH2,4Cl। जब आपने यहां पर एक्सेस ऑफ अमोनिया मिलाई तो ये जो अमोनिया होता है NH3, ये कहां चले जाएगा, ये चले जाएगा दोनों क्लोरीन के पास में। तो जो आपके पास में प्रोडक्ट बनेगा ना, वो बनेगा ClH3n, यहां पर पॉजिटिव यहां पर नेगेटिव, फिर यहां पर बन जाएगा CH2,4 और यहां पर बन जाएगा अगेन NH3Cl, जहां पर अगेन ये पॉजिटिव अगेन ये क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। रिएक्शन को बैलेंस करा जाएगा तो यहां पर क्या होगा, सेकंड स्टेप पे तुम्हें क्या मिलाना था, बेस मिलाना है। तो ये बना है प्रोडक्ट A, फिर आपने यहां पर मिलाया बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो क्लोरीन जो होगा वो NaOH का फॉर्मेशन NaCl का फॉर्मेशन कर लेगा, तो सोडियम क्लोरीन के साथ मिलकर बना देगा ट्वाइस ऑफ NaCl। साथ ही साथ में जो आपके पास में एक हाइड्रोजन इधर से जाएगा और एक हाइड्रोजन क्या होगा इधर से जाएगा, ताकि रिएक्शन को बैलेंस करा जा सके। तो आपके पास में क्या बन जाएगा H2O। लास्ट में आपके पास में एक अमाइन ग्रुप बन जाएगा, दैट इज H2n सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है। कहां जाएगा ये CH2 4 टाइम्स माइनस क्या हो जाएगा आपके पास में NH2 ग्रुप। तो बस ये हो गया फॉर्मेशन, इतना सही करना था।
नाउ अब इसके बाद में बात कर लेते भैया क्वेश्चन नंबर 21, क्योंकि भैया 16 तक के हमारे पास में थे, 17 18 19 हम लोग को अभी नहीं पता है, तो हम जब आ जाएंगे तो पूरा एक बार वापस सॉल्व भी करवा देंगे। क्वेश्चन नंबर 21 बहुत प्यारा क्वेश्चन, जिसकी उम्मीद थी आपके पास में पूछा जाएगा। ये पूछा जाएगा आपके पास में केमिकल काइनेटिक्स में से, जिसमें ये बोल के रखा है कोई रिएक्शन है आपके पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो 99.9% जब कंप्लीट होती है तो वो एक्स टाइम होती है इसके 50% के। तो यार सीधा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला लगाना है आपके पास में, तो वो आपके पास में क्या होता है, T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में क्या आ जाएगा K, और लॉग आपके पास में क्या हो जाता है A अपॉन में A माइनस एक्स, ये इसका फॉर्मूला रहता है। तो यहां पर क्या होगा, सिंपल सी रिएक्शन है, अगर कोई रिएक्शन 99% कंप्लीट हो जाती है तो आप लिख सकते हो T 99.9% 2.303 केल्विन का टेम्परेचर हो गया। यहां पर हो जाएगा लॉग, ये हो जाएगा 100 अपॉन में 100 माइनस 99.9%, यही था ना हमारे पास में। हाँ, ये आपके पास में हो जाएगा। अब क्या करोगे भाई, सॉल्व कर दोगे, सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास में क्या हो जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाय के एज इट इज, लॉग यहां पर हो जाएगा 100 अपॉन में 100, सॉल्व कर देना तो क्या बचेगा तुम्हारे पास में, तुम्हारे पास बच जाएगा 0.1, पॉइंट हटाओ 0 बढ़ाओ तो कितना हो जाएगा 1000। हाफ लाइफ पीरियड की बात करते हो तो कोई रिएक्शन को 50% होने में कितना लगेगा, 2.303 डिवाइडेड बाय के, और यहां पर आ जाएगा तुम्हारे पास में लॉग, ये हो जाएगा 100, और 100 में से 50 गए तो कितने बच जाएंगे 50, सॉल्व कर देना तो यहां पर तुम्हारे पास में कितना हो जाएगा 2 टाइम्स यहां पर ये बच जाएगा। दोनों रिएक्शन को क्या कर देना है, जस्ट सिंपली आपको कर देना है डिवाइड। जब डिवाइड करोगे तो आपके पास में सब कुछ काट पीट के 99% और 50% की जो वैल्यू होगी वो बराबर हो जाएगी 3 अपॉन में 0.03 के, जो कि आपके पास में आंसर देगा 10। तो जो x की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 10 हो जाएगी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन दे के रखा हुआ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, इस बार ये जो क्वेश्चन दे के रखा है भैया, ये आपके पास में दे के रखा हुआ है अगेन फिजिकल केमिस्ट्री में से, बेसिक कॉन्सेप्ट आपके पास में दे के रखा है, और इससे सिंपल रद्दी क्वेश्चन नहीं हो सकता फिजिकल केमिस्ट्री में। 84 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट है 3 मोलर सॉल्यूशन में, फाइंड द वॉल्यूम। अब देखो यहां पे इससे सिंपल क्या करोगे, मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाना है यार। मोलैरिटी में आपके पास में मोलैरिटी की वैल्यू है 3, गिवन मास, ठीक है 84 अपॉन में क्या होगा मोलर मास। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास कितना होता है 40 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, किस में निकालना है भैया, मिलीलीटर में निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन मिलीलीटर। सीधा सा मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाओ भैया। मैं बता भी देता हूं कि कितना आंसर निकाल के रखा हुआ था हम लोगों ने। हमारे पास में जो आंसर हमने निकाला हुआ था वो वॉल्यूम ऑफ मिलीलीटर निकल कर आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली पूरा ही निकलेगा 700 ml। ये हो गया सॉल्व। मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाना है और इसके बाद में क्या हो जाएगा, आंसर आ ही जाएगा। देखो 0.7 इंटू 1000 700 ml यहां पर आपके पास में इसका आंसर आ रहा है। नाउ नंबर ऑफ द नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स गिवन द फॉलोइंग। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स यहां पर आप लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हो भैया। नॉन पोलर में आपके पास में पहला वाला H2O जो है ये आपके पास में नॉन पोलर रहने वाला है। इसके बाद में अगर आप बात करते हो CH Cl3, ये आपके पास में शिफ्ट 1 में भी पूछा गया था क्वेश्चन, है ना। शिफ्ट 1 का भी यही क्वेश्चन था। पोलैरिटी जब आप चेक कर रहे थे तो नॉन पोलर में ये भी बता के रखा हुआ था। तो यहां पर 2 ऑप्शन रहेंगे। SO2 हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता आपके पास में भैया, सल्फर डाइऑक्साइड की आप बात करते हो तो यहां पर 2 ऑक्सीजन ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, तो मोलैरिटी यहां पर क्या हो जाएगी आपके पास में 0 हो जाएगी, ठीक है। 2 ऑक्सीजन और एक लॉन पेयर प्रेजेंट थी। इसके अलावा हाइड्रोजन पॉसिबल नहीं है। BF3 आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, 120 डिग्री का एंगल, तो नॉट पॉसिबल। तो फर्स्ट वाला और जो लास्ट वाला है आपके पास में 5th वाला, ये आपके पास में क्या हो जाएंगे, नॉन पोलर हो जाएंगे। फिर आपके पास में है इफ longest wavelength of the Paschen series in hydrogen atom is alpha by 7r then find out the value of alpha। ठीक है। अब यार देखो पास्चन सीरीज की जब कभी भी बात की जाती है तो यहां पर क्या होता है, ये 3rd 4th ऑर्बिट वाली कहानी होती है। लाइमल बाल्मर पास्चन ये वाली सीक्वेंस होता है। अब यहां पर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको फॉर्मूला पता है वही रिडबर्ग कांस्टेंट वाला 1 अपॉन में लैम्बडा, फिर क्या आता है रिडबर्ग कांस्टेंट r, साथ ही साथ में ये इतना हिल क्यों रहा है वजह से, और यहां पर आता है उसका एटॉमिक नंबर दैट इज Z², फिर आता है आपके पास में N1 माइनस N2 का स्क्वायर, तो 1 अपॉन में 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। ये वाला सॉल्व आपको यहां पे कर देना है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो भैया आपके पास में यहां पर जो लैम्बडा की वैल्यू निकल रही है वो डायरेक्ट में बता दे रहा हूं, हमने जो निकाली है वो निकल रही है हमारे पास में 144/7r। ये आपके पास में वेवलेंथ निकल कर आ रही है। यहां से आप क्या कर सकते हो भैया, इसको
इक्वेट कर सकते हो। जैसे आप इक्वेट करोगे तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू क्या इक्वेशन पे आ रही है 144, तो अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 144, ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन, खत्म कहानी। नाउ बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। हाउ मेनी कंपाउंड्स गिवन बिलो हैव कायरल कार्बन, कितने कंपाउंड हैं यहाँ पे जो कायरल कार्बन को यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो देखो ये भी बहुत सिंपल सा है। एक तो पहला वाला है कायरल कार्बन के लिए, क्योंकि ये वाले कार्बन में इधर हाइड्रोजन है, इधर आपके पास CH2 है, और यहाँ पर ऐसा कार्बन है जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पे मिथाइल है। तो फर्स्ट वाला है, और इसके अलावा बात कर लेते हैं कौन सा दिखाई दे रहा, सेकंड वाला नहीं है, थर्ड वाला भी नहीं है, इसके अलावा आपके पास में कौन सा है, ये रहा फोर्थ वाला। क्यों, ये रहा इसका कायरल सेंटर। ठीक है, तो दो आपके पास में क्या है, कायरल ग्रुप यहाँ पे शो कर रहे हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 25। नाउ बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की, जो बोलता है कि अगर आपके पास में वर्क फंक्शन जो कि होता है phi h nu 0, तो वो है 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब जो आपके पास में न्यू 0 है वो दे के रखी x इंटू 10⁻14 हर्ट्ज, h की वैल्यू दे के रखी। अरे यार क्या क्वेश्चन है यार, कुछ भी बना रहे हैं क्वेश्चन यार। मैं इसलिए बोलता हूं कि सीधे सीधे फॉर्मूले तो याद रख लो, phi इज इक्वल टू h nu 0 हो जाएगा। जैसे ही आपके पास में h nu 0 का फॉर्मेशन हो जाता है तो आपको करना क्या है, phi की वैल्यू दे के रखी है 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और आपके पास में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दे के रखी हुई है कितनी, सॉरी ये आपके पास में प्लांक्स का कांस्टेंट दे के रखा है 6.6 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। अभी यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, इस फाई को भी चेंज करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो खैर वो कोई बात नहीं है, 1.6 10⁻⁻19 वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू रहती है, वो अपन कर लेंगे अभी इसको। हाँ चलो जो अभी कर लूंगा मैं। उसके बाद में क्या है, न्यू x इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर x की वैल्यू निकालना है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करते, आप करते यहाँ पर x इज इक्वल टू 6.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये हो जाएगा अब आपके पास में जूल्स में। फिर आएगा आपके पास में यहाँ पे 6.6 इंटू 10⁻⁻34 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻14 हर्ट्ज। सॉल्व करना, जो x की वैल्यू यहाँ पर आएगी वो निकल कर आ जाएगी आपके पास में 16। ठीक है, तो बस ये हो जाएगा इसका आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 27 पे जाते हैं, जो बोलता है आपके पास में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज प्रिपेयर्ड बाय प्लेसिंग इनटू अ सॉल्यूशन ऑफ pH is equal to 3, the magnitude of the electrode potential is 25 degree centigrade is given by T into 10⁻⁻2 volt. Find out the value of T। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन, सीधी सी बात है, आपके पास में ईएमएफ वाला जो वैल्यू रहता है उसके थ्रू आप निकाल सकते हो। तो फॉर्मूला क्या होता है आपके पास में, ईएमएफ ऑफ सेल, जो नर्स्ट इक्वेशन थी ना वो वाला, इज इक्वल टू स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल माइनस का हो जाता है 0.0591 डिवाइडेड बाय एन, और यहां पर होता है जो भी उसका कंसंट्रेशन होगा, जो कंसंट्रेशन क्या है H पॉजिटिव, पर यहां पर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। रीजन सिंपल सा है, क्योंकि यहां पर आपके पास में क्या होगा, जब कभी भी हाइड्रोजन को आप यहां पे ब्रेक डाउन करते हो तो ब्रेक डाउन करने पर यह बनाता है H2 से बनता है आपके पास में 2H पॉजिटिव, प्लस आपके पास में मिलता है 2 इलेक्ट्रॉन। तुम हाइड्रोजन गैस को यहां पर ब्रेक डाउन कर रहे हो ना, तो इसी वजह से वहां पर आ जाएगा 2। एन की वैल्यू भी हमारे पास में 2 दे के रखी हुई है, और ये शी है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो इसका जो स्टैंडर्ड ईएमएफ होता है वो तो क्या हो जाएगा आपके पास में यहाँ पे ये 0 हो जाएगा। तो बस सॉल्व कर दो, तो आपके पास में क्या देके रखा हुआ था भैया, ईएमएफ ऑफ सेल आप यहाँ पर फाइंड आउट वगैरह करके देख लेना, सीधे सीधे वैल्यू रखनी है और कुछ भी यहाँ पे नहीं रखना है। फिर भी कर देता हूँ मैं सॉल्व, माइनस का 0.059 डिवाइडेड बाय कितना था, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ था। साथ ही साथ में जो पीएच की वैल्यू है H पॉजिटिव आप लोगों ने निकाल के रखी थी, लॉग H पॉजिटिव, इसको भी आगे लेकर आ जाएं, ये हो जाएगा 2 लॉग H पॉजिटिव। लॉग H पॉजिटिव क्या होता है, पीएच इज इक्वल टू माइनस का लॉग ऑफ H पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर इसकी जगह पूरा आप रख सकते हो 3। अब ईएमएफ ऑफ सेल इन लोगों ने कितना देके रखा हुआ था, पोटेंशियल T इंटू 10⁻⁻2 देके रखा हुआ था। अब आई डोंट थिंक सो कि अब तुम लोग को यहाँ पे करवाने की और ज़्यादा ज़रूरत है, सॉल्व कर दोगे तो T की वैल्यू तुम्हारे पास में आएगी 17.172। ये वाली वैल्यू तो तुमको दे के रखी हुई है ना क्वेश्चन में, कौन सी वाली, ये वाली, चल जा, ये वाली वैल्यू तुमको दे के रखी हुई है 17.72, ये हो जाएगा इसका आपके पास में आंसर। अप्रॉक्सीमेटली ये हो जाएगा आपके पास में 18। तो बस रे भैया इतनी सी कहानी थी। ठीक है, उसके बाद में आपके पास में क्वेश्चन नंबर 28 दे के रखा हुआ था,
अब भैया यहाँ पर मेरे को पहले आंसर छुपाना था तो मुझसे पर नहीं छुप पाया, कोई बात नहीं, ठीक है, आंसर देख के रखा था, सॉल्व करके ही बता ही देता हूँ। इसके अंदर मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स दिस विल बी, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट आपके पास में क्या होने वाला है? तो भैया मैग्नेटिक मूवमेंट आपके पास में यहाँ पर बहुत सिंपल सा है, अमाइन और क्लोरीन को आपने मिला के रखा हुआ है। सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर DsP2 हाइब्रिडाइजेशन आपको यहाँ पर दे रहा था। DsP2 हाइब्रिडाइजेशन अगर पैलेडियम के अंदर होता है तो पैलेडियम होता है 4d8, एक इलेक्ट्रॉन खिसका दिया, खिसकाने की वजह से यहां पर आपके पास में क्या हो जाएगा, यहां पे आपका जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो क्या हो जाएगा, आपके पास में जीरो हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना क्यों जीरो हो जाएगा भैया, सिंपल सी बात है, पैलेडियम है ये, है ना। तो PD2 पॉजिटिव में होता है 4d8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, परंतु हुआ क्या, ये जो अमोनिया था या जो अमाइन ग्रुप था, इसकी प्रेजेंस की वजह से ये इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ शिफ्ट होता है ना, तो यहां पर आपके पास में T2G में टोटल हो जाते हैं यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन और Eg पूरा खाली हो जाता है। तो Eg खाली होने की वजह से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो हो जाएंगे, इसलिए मैग्नेटिक मूवमेंट भी क्या हो जाएगा, जीरो। फिर क्वेश्चन नंबर 29, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग गिवन एटॉमिक नंबर हैव द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। मैंने उम्मीद नहीं करी थी कि इस तरह का भी क्वेश्चन बन सकता है, परंतु बन गया। 2 10 18 36, फिर आएगा आपके पास में 54 86 और 118। हेमंत, नीमा और कृष, जिनॉन, रेडॉन, ठीक है भैया, ये वाली कहानी चलती है। तो एक भी नहीं है यहाँ पे, अगर देखा जाए तो 56 57 70 80 24, तो एक भी यहाँ पर नहीं है जो कि नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन को शो कर रहा हो। लास्ट में क्वेश्चन नंबर 30 जो कि ये बोलता है कि आपके पास में 9.3 ग्राम ऑफ एनिलीन इज रिएक्टेड विद द एसिटिक एनहाइड्राइड, मास ऑफ द एसेटेनाइन ऑब्टेन इन मिलीग्राम। ठीक है भाई साहब, तो आपके पास में 9.3 ग्राम को एनिलीन है। एनिलीन आपके पास में क्या होता है, बेंजीन के ऊपर NH3, ठीक है, ये रहा बेंजीन, बेंजीन के ऊपर रहता है हमारे पास में NH3, ये कितना है 9.3 ग्राम है। इसके साथ में हमने इसमें क्या मिला के रखा हुआ है, एनहाइड्राइड मिला के रखा हुआ है, जो कि होता है CH3 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O एंड CH3। अब यहाँ पर जब रिएक्शन होती है तो रिएक्शन होते टाइम पर क्या होता है, वही सिंपल सी कहानी जो हर बार की ब्रेकडाउन होती है वही ब्रेकडाउन हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास में ये वाला जो ग्रुप है ना, ये ब्रेक होता है। ये वाले ग्रुप को जब आप यहाँ पे ब्रेक करोगे, मैं इससे कर देता हूँ, यहां से तुमने इसको ब्रेक करा, यहां से एक हाइड्रोजन ब्रेक हो जाएगा। जैसे यहां पर ये ब्रेकडाउन होता है तो ब्रेकडाउन होने पर ये रहा तुम्हारे पास में बेंजीन, और यहां पर आता है NH2 जिसके साथ में जुड़ा होगा अब तुम्हारे पास में ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड O एंड CH3। बदले में आपके पास में मिलेगा CH3 C डबल बॉन्ड O एंड OH। यहां पर ये कहानी हो जाएगी, इथेनॉइक एसिड आपके पास में मिल जाएगा। ठीक है, अब जब आप इस रिएक्शन को देखते हो तो यहां पर ये 9.3 ग्राम दे के रखा हुआ था, जब रिएक्शन को बैलेंस करा गया तो भैया ये भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, तो दोनों 1 मोल के कंपैरिजन में आपके पास में आ रहे थे। ठीक है, अगर 1 मोल के कंपैरिजन में आ रहे थे तो अब बात करते हैं यहां पर एनिलीन की। ठीक, तो एनिलीन की अगर आप बात करते हो तो यहां पे जब इसके मास को कैलकुलेट करा जाएगा तो 9.3 बराबर कितना होता है, 0.1 मोल के बराबर होता है। तो ये भी अगर 1 मोल है तो ये 1 मोल, 9.3 अगर 0.1 मोल है तो ये भी क्या हो जाएगा, 0.1 मोल हो जाएगा। अगर आप बात करते हो इस पूरे के मास की तो ये क्या होता है, किसका मास पूछा था, एसिटानाइनडीन का। ठीक है, एसिटिलीन का एसिटिलीन का बोल रहा हूँ जल्दबाजी में, देखो ऐसे निकल जाता है। इस पूरे का मास होता है आपके पास में 135, तो बस इसको सॉल्व कर दिया आपने, आपका आंसर आ जाएगा। तो जैसे आपके पास में ये था 0.1 मोल, ये कितना था 135 है। ठीक है, पॉइंट बल के हिसाब से कर दो, सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा, 13.5 ग्राम आ जाएगा। तो बस इतनी सी कहानी हो जाएगी। अब ये बोल के रखा है मास ऑफ एसिटाइड ऑब्टेन इन मिलीग्राम, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 2m। 2m की वैल्यू आपके पास में यहाँ पे बतानी है। मास आपके पास में आ रखा है 13.5, 2 इंटू एम करना है तो 2 इंटू 13.5 करते हो, तेरह दूना 26.5 करा तो कितना आ जाएगा 27 ग्राम्स। ये हो जाएगा इसका आंसर। तो बस ये भैया इस तरह का कुछ आपके पास में था। ये सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन, JEE का पेपर थोड़ा सा टफ था मॉडरेटेडली देखा जाए तो शिफ्ट 1 से,
बाकी अब देखते हैं कि नेक्स्ट वाला जो पेपर रहेगा वो आपका किस तरह से रहेगा। आई होप सो आप लोगों ने यहाँ पर पेपर सॉल्व करा होगा अच्छे से, नहीं करके रखा है तो अभी भी दिक्कत है तो भैया जरा वो जीत विद सीरीज मेरे डाल के रखी हुई है उसको देख लो, तो वहाँ पर बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चन मैंने बता के रखे कि किस तरह से JEE और नीट में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए जी, इसी के साथ में करते हैं इस वीडियो का एंड में। मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ में, तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय।